आज की क्लास में भी हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही हम बात करेंगे, ठीक है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में, कुछ अलग फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और यह जो है आपको नया टॉपिक है, ठीक है, उसी में हम आगे बढ़ेंगे और यह एक्सरसाइज कुछ नया भी होगा, ठीक है। और एक्सरसाइज जो 12A हम कर रहे थे, 12A का हम डाउट आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। डाउट जो भी क्वेश्चन है उसको हम बताने वाले हैं या बताएंगे आने वाला टाइम में, ठीक है। अभी फिलहाल आप उसको होमवर्क कीजिएगा, कल आपका क्लास बंद रहेगा, जिसके कारण से हम आज आपको कुछ नया चीज पढ़ा दे रहे हैं, ताकि कल के लिए भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो परसों या तरसों जब खोलेंगे हम क्लास, तो उस दिन जो है ना आपका हम डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आपको टॉपिक डालिएगा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म में क्या होगा भाई, इफ द differential equation of the form p1 dx प्लस का q1 dy प्लस का r1 dz इक्वल टू 0 और p2 dx प्लस q2 dy प्लस r2 dz इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग वेयर p1 p2 q1 q2 and r1 r2 are function of x y z रेस्पेक्टिवली होने वाला है, ठीक है। कि पी क्यू आर आपका क्या होने वाला है, तो फंक्शन ऑफ एक्स होने वाला है, ठीक है, जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है। इस पे यही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई डी जेड। हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें जो है ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम डीजेड से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। यानी डीजेड से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ से देखिएगा, क्या आप इसको लिख सकते हो, p1 dx अपॉन dz प्लस का q1 dy अपॉन dz आप प्लस r1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से p2 dx अपॉन dz प्लस q2 dy अपॉन dz और r2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मानिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हम मानने वाले हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। देखिए यहाँ से, अगर a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 हो और a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। x बटा फिर यहाँ से y बटा फिर यहाँ से 1 बटा, ठीक है। क्या करोगे आप, यहाँ से जब x के लिए आओगे तो x को डिलीट करोगे, ठीक है, इसमें इससे गुना करोगे, b1 c2 माइनस का c1 b2, ठीक है। अब इसके लिए आएंगे तो उल्टा गुना कीजिएगा, इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है। यानी a2 c1 माइनस का a1 c2 लिखेंगे। फिर यहाँ से कांस्टेंट वाला के लिए आइएगा तो इसको डिलीट कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है। यानी a1 b2 माइनस b1 a2 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ x के जगह पर क्या है, तो यहाँ से dx अपॉन dz आपको दिखाई देगा, ठीक है, इक्वल टू y के जगह पे आपको dy अपॉन dz आपको दिखाई देने वाला है। और यहाँ से हमेशा एक कांस्टेंट हम लेके चलेंगे, यानी 1 को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आइएगा तो क्या करेंगे, इसमें से गुना कीजिएगा, यानी यहाँ से q1 r2 माइनस q2 r1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आइएगा तो इसको उल्टा गुना कीजिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे। क्या लिखो यहाँ से p2 r1 माइनस
फिर इसमें इससे गुना कीजिए, P1R2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कांस्टेंट के लिए आओगे तो इसको डिलीट करोगे, इसमें इससे गुना करोगे, ठीक है। यानी P1Q2 माइनस का P2Q1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, तो इसको हम गुना कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इसको हम गुना किए हैं तो फिर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिएगा, दिखाई दे रहा था ना, हाँ, एक लाइन और लिख सकते हैं, dx अपॉन dz, इसके जगह पे आप p लिखिएगा, ठीक है। इसके जगह पे हम p लिख रहे थे, इक्वल टू dy अपॉन dz इक्वल टू q इक्वल टू 1 बटा, यहाँ से आप क्या लिख लीजिएगा 1 बटा यहाँ से r कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। कैसे, तो ऐसे देखिएगा यहाँ से, या तुम इसमें देखो यहाँ से, ये अगर यहाँ से अगर ऊपर नीचे हम dz से अगर गुना करते हैं तो यह कर जाएगा, यानी इसको कुछ ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ से देखें, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q और dz अपॉन r लिखना, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिएगा। क्या मानिएगा इसको भाई, इक्वेशन नंबर 5 मान सकते हैं, ठीक है। और जहाँ p q r क्या होगा आपका, तो x y z का फंक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे फेयर p q r आर फंक्शन ऑफ ए एक्स वाई जेड, या पी क्यू आर है वह क्या होगा, तो एक्स का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर एक्स का फंक्शन अगर होगा तो फिर हम लोग यहाँ से देखना क्या लिखेंगे अब यह जो इक्वेशन आपको मिला ना, यह इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ से लिखोगे 10 से द साइमल्टेनियस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कैन ऑलवेज बी पुट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यही है कि क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 2 है ना, उसको हमेशा क्या करना है, तो इसके फॉर्म में आपको पुट कर देना है, ठीक है। इसके फॉर्म में पुट करने का मतलब है जैसे इसको हम सॉल्व किए ना, उसी तरह से इसके फॉर्म में आपको ले लेना है, ठीक है। तो यही इसका प्रोसेस नहीं है, बल्कि आपको हम क्या पता है, यही आपका क्या है, तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या सॉल्व करने का तरीका क्या है, माने वर्किंग रूल क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप इसको लिखिए, तो लिख चुके हैं ना, तो आइए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो डालेंगे हम लोग, हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन ए डिफरेंट फॉर्म, इन ए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। फॉर्म क्या है भाई, तो यही है इसका, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, या कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसी पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका वर्किंग रूल जो है ना, आप कुछ इस तरीके से कीजिएगा। वर्किंग रूल में इसमें आप देख रहे थे क्या कि इसमें 3 मेंबर है, मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2 और मेंबर नंबर 3, यानी फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, इसको तो गिवन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें से कोई भी 2 मेंबर लेके चलिएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ से लिख लेते हैं रूल नंबर 1 में, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, ठीक है। मेंबर किसी भी 2 मेंबर को लेके चलेंगे, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, डी एक्स बटा में पी इक्वल टू डी जेड बटा में आर लेके चलिएगा, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेट जब करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ से वी ऑब्टेन एन इक्वेशन, तब हमको एगो इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से 2 नंबर में अगेन कीजिएगा, ठीक है। अगेन फिर कोई 2 मेंबर को लेकर चलोगे, ठीक है। अब मेंबर कैसे लेंगे, जब क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो उस समय आपको हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे हमको मेंबर लेकर चलना है, ठीक है। आप लेट से ज्वाइन किए हैं क्लास को, ठीक है, इसका रिकॉर्डेड फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या बता रहे थे कि जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, उसका एक सेकंड फॉर्म होता है, जो कि कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है, उसी फॉर्म की हम बात कर रहे थे, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म का आपको देता है, ठीक है, तो इसका जो वर्किंग रूल है, इसी वर्किंग रूल पे हम बात कर रहे थे। किसी भी आपको 2 मेंबर को लेकर चलना है, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर को ले लिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक नया इक्वेशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपको
हम लोग क्या लेने वाले हैं, कोई भी दो मेंबर को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। अगेन है टेकिंग टू अदर मेंबर, ठीक है। तो इसका आप मेंबर ले लीजिए डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर, ठीक है। हम से कर लिए हैं, ठीक है, लेके चल रहे थे। अब इसको भी आप इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेट, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ भी आपको वी ऑब्टेन एन इक्वेशन, यहाँ भी एगो आपको इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। और यही दोनों इक्वेशन जो है ना, दीज टू इक्वेशन सो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हो जाएगा, ठीक है। यानी यही दो इक्वेशन जो है ना आपका क्या कहलाएगा, यानी इंटीग्रेट कीजिए तो यहाँ का एक इक्वेशन है, एक यहाँ का इक्वेशन, ठीक है। वही दो इक्वेशन क्या होगा आपका, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाएंगे और क्वेश्चन को आप बनाना आपको हम बताएंगे, ठीक है। लिखिए तो इसको। हो गया है ना। देखिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। बस एक क्वेश्चन ही आपको हम बताने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, और डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन जेड दिया गया है, ठीक है। यही एक क्वेश्चन है, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताया है ना कि भाई डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर के फॉर्म में होगा, तो यही आपको दिया गया है, ठीक है। एक्स के जगह पर यहाँ पी के जगह पर एक्स है, क्यू की जगह पर वाई है और आर के जगह पर क्या है आपको जेड दिया गया है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो देख रहे थे या इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में जब है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई भी दो मेंबर को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेके चलते हैं टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, ठीक है। पहला मेंबर यह है डी एक्स अपॉन एक्स और एक आपका है डी वाई अपॉन वाई है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई, और दोनों में लॉग है तो एगो लॉग सी को जोड़ लीजिए, ठीक है। फिर क्या लिखो यहाँ से लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग सी जोड़ सकते हैं, लॉग से लॉग हटेगा तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सी वाई लिखेंगे, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। एक इक्वेशन आपको मिल गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार और आएंगे यहाँ से अगेन टेकिंग लास्ट टू मेंबर, ठीक है, टू मेंबर। हम इस तरीके से मेंबर को लेते हैं जहां हम उसका इंटीग्रेशन करें ना तो इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, और दोनों का यूज है। तो अभी हम फर्स्ट दो मेंबर को लेकर चले हैं, अब फर्स्ट लास्ट मेंबर को लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी इसको लेकर चलोगे डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। आप चाहेंगे तो फर्स्ट और लास्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेने के लिए इसको और इसको भी लेते तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो हम इस चीज को लेकर चले हैं, आंसर भी आपको शायद इसी के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। क्या करोगे यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से डी वाई बटा में वाई माइनस का डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिए डी वाई अपॉन वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0, इसका इंटीग्रेशन लॉग वाई माइनस का लॉग जेड इक्वल टू एक लॉग सी को जोड़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक काम कर लीजिएगा C1 C2 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप C1 कर लीजिए, ठीक है, यह C1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर लीजिए C2, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट हमको जोड़ना था। फिर यहाँ से लॉग वाई अपॉन जेड इक्वल टू लॉग C2, ठीक है, लॉग से लॉग हटेगा
वाई बटा जेड इक्वल टू C2 लिख सकते हैं, यानी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, C2Z लिखेंगे, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब आपको हम क्या कहें कि यही जो दोनों इक्वेशन होगा ना, वही क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात आप यहाँ से क्या लिखोगे, हेंस द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 gives the required solution of the गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन यानी तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यही दोनों जो है ना, यानी एक आंसर आपको यह दिया होगा और एक आंसर आपको यह दिया होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको, पहले लिखिए, तो इसको लिखिए और एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। लिख चुके हैं ना। तो यह क्वेश्चन जो है ना, आपके लिए एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना आप क्वेश्चन को बनाइएगा, और हो सकता है कि यह क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपको हम बताते हैं, ठीक है। यह बेसिक क्वेश्चन था, यही चीज को हमको लेकर चलना है, ठीक है। या इसी तरीके से क्वेश्चन को हमको बना लेना है। आप लोग क्लास को लेट से ज्वाइन किए हैं, अगर आप शुरू से देखिएगा ना रिकॉर्डेड वीडियो, तो फिर आपको जो है ना कंसेप्ट के साथ आप समझ में आएगा। क्वेश्चन समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के साथ समझना बड़ी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि लेट से ज्वाइन किए हैं, और इसका कंसेप्ट भी जो है ना पीछे हम पढ़ाए हैं, उसको भी आप रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ से, डी एक्स बटा में या कहें, हाँ, डी एक्स बटा में एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई बटा में एन जेड, सॉरी एन एक्स माइनस का एल जेड इक्वल टू एक है डी जेड बटा में एल वाई माइनस एम जेड है, एम जेड दिया गया है, सॉरी एम जेड नहीं बल्कि एम एक्स है, यही आपको दिया गया है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जैसे आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ से अगर हम कोई भी दो मेंबर को अगर लेके हम चले और इसको इंटीग्रेट करें तो वह नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। यानी इंटीग्रेट आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ना एक मल्टीप्लायर्स लिया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लायर्स का मतलब क्या होता है कि हम उतना ही चीज से गुना करते हैं और उतना ही चीज से हम भाग करते हैं, ठीक है। तो जितना चीज से गुना करेंगे उतना ही से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उससे मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर्स कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर्स उसी को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह चीज आपको देखना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा क्या मल्टीप्लायर्स ले कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यह आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि प्रैक्टिस करते करते जो है ना आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या मल्टीप्लायर्स हमको लेना है, ठीक है। जैसे में आप यहाँ देखिए, इसी में जो है ना आप देखिएगा तो इसमें दो ही चीज यूज किया गया है, ठीक है। एक एल एम एन है और एक एक्स वाई जेड है, ठीक है। यानी दो ही चीज आपको है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से, यूजिंग यूजिंग एक्स वाई जेड एज ए मल्टीप्लायर्स, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्स वाई जेड को जो है ना हम लोग मल्टीप्लायर्स चूज कर रहे थे, ठीक है। और मल्टीप्लायर्स चूज करने का मतलब क्या है कि उतना ही से हम गुना करेंगे उतना ही से भाग करेंगे, ठीक है। देखना यहाँ से, और यहाँ से लिखोगे ईच टर्म ऑफ फ्रैक्शन, ईच टर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक फ्रैक्शन में जो है ना इसके साथ एक्स, इसके साथ वाई और इसके साथ जेड को लेकर चल रहा है, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ देखना है, एक्स से डी एक्स बटा में एक्स इंटू एम जेड माइनस का एन वाई इक्वल टू वाई डी वाई बटा में वाई इंटू एन एक्स माइनस एल जेड, ठीक है। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, जेड डी जेड बटा में जेड इंटू एल वाई माइनस का एम एक्स लिखने वाले हैं, ठीक है। यही चीज को हम लिखने वाले हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं,
इस सब को जोड़ते हैं, ठीक है। जब इस सब को जोड़िएगा ना तो कुछ इस तरीके से लिखिएगा, देखिए यहाँ से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बटा में ऊपर का के साथ जोड़ेंगे तो निचका में निचका के साथ जोड़िएगा, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, एक्स इंटू एम जेड माइनस का एन वाई प्लस वाई इंटू एन एक्स माइनस का एल जेड, फिर प्लस का जेड इंटू क्या लिखो यहाँ से, तो एल वाई माइनस का एम एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इक्वल टू दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से एज इट इज लिखोगे एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड अब बटा में, ठीक है। इसमें इससे गुना कीजिए, इस में गुना कीजिएगा, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है। और जैसे गुना करोगे ना सबको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, कैसे, तो ऐसे देखो यहाँ से इसमें इससे गुना करता है क्या होता है एम एक्स जेड प्लस का, और देखो यहाँ एम एक्स जेड माइनस का कट जाता है। फिर यहाँ से एन एक्स वाई माइनस का, और यहाँ देखो प्लस का एन एक्स वाई प्लस का, ये भी कट जाता है। फिर यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या है एल जेड वाई ये भी कैंसिल हो जाता है, यानी सब यहाँ से कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है नीचे में, यहाँ से बच जाता है जीरो बच जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर जीरो बचेगा तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ के बाद में ऐसे लिखिएगा, क्योंकि जीरो से इस समय गुना कर कीजिएगा तो यह सब टर्म जीरो होगा, यानी एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड इक्वल टू आपको यहाँ से जीरो मिलेगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड इक्वल टू यहाँ से जीरो कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से एक कांस्टेंट हमको जोड़ना था तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से एक कर लेते हैं, क्या लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू के मान लेते हैं, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि एक सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक और सॉल्यूशन हमको निकालना है, ठीक है। तो एक और सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ तक लिखिए, इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखिए तो आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले चुके हैं, तो ले चुके हैं तो फिर अब हमको इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन आपका यह मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगेन करते हैं, यानी एक बार और हमको लेके चलना था अगेन। अब इस बार क्या किए हैं, एक्स वाई जेड को लेके चले हैं ना, तो अब हम यहाँ से करेंगे एक्स वाई जेड को नहीं लेके चलेंगे, बल्कि एल एम और एन को लेके चलेंगे, ठीक है। सेम चीज लेके चलोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, एल बट्टा में एल, यहाँ से एम बट्टा में एम, यहाँ से एन और बट्टा में एन, ठीक है। हम इसको सुधार रहे थे, फिर इस सबको ऐड कीजिएगा, तो ऐड कीजिएगा तो यहाँ से क्या लिखोगे एल, यहाँ से एम एम और यहाँ से एन, फिर यहाँ से एल, फिर यहाँ से एम, फिर यहाँ से एन लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से वही चीज लिखोगे एल, यहाँ से एम और यहाँ से एन, ठीक है। और इसको भी जोड़िएगा ना तो ये भी टर्म आपको जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। जीरो होगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, इसको हम सुधार रहे थे, यहाँ से एल लिखिएगा, यहाँ से एम लिखिएगा, ठीक है, यहाँ से एन लिखिएगा। अब हम लोग यहाँ से एल कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे, एम भी कांस्टेंट है बाहर निकालिएगा, और एन भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करते तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते, एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन जेड इक्वल टू एक कांस्टेंट और जोड़ लीजिए, जिससे वहाँ के जोड़े थे या वहाँ के वन जोड़े थे तो यहाँ से के टू जोड़ लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और यही दोनों इक्वेशन जो है ना हमको क्या देने वाला है, सॉल्यूशन देने वाला है, ठीक है। तो फिर यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी क्या लिखो यहाँ से हेंस the equation number 1 and equation number 2 gives the required solution of given equation बस इसी तरीके से काम करना है, इसी तरह से क्वेश्चन को आपको बना लेना है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, और लिखने के बाद एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे। हो गया है,
तो हो गया है, तो आपके लिए अब होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क यही है कि आपको एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। अर्थात हम कहें कि अभी हम एक्सरसाइज 12A भी आपको दिए हुए हैं करने के लिए, ठीक है। इसका डाउट अभी नहीं बताए हैं। एक्सरसाइज 11 का डाउट हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एक दो डाउट होगा तो इसको भी हम बता देंगे, ठीक है। और फिलहाल इस दोनों क्वेश्चन का या दोनों एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन को बना के लाना है। कल क्लास आपका बंद रहेगा, ठीक है। कल फिर हम लोग परसों से जो है ना, इसका जो भी डाउट होगा तीनों एक्सरसाइज में, उस डाउट को करने वाले हैं। और जैसे डाउट को क्लियर करेंगे तो इसके बाद में आपका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ चुके रहेंगे, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे, जो कि इसका डाउट बताने के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपका खत्म ही होने वाला है, ठीक है। 10 से 15 दिन में जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कहें कि पेपर नंबर 7 का जो ग्रुप सी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जाता है, इससे हमको 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और जो बाकी ग्रुप ए और ग्रुप बी है ना, तो उसमें स्टैटिक्स डायनेमिक्स पढ़ना था। तो स्टैटिक्स डायनेमिक्स में जो है ना, आपको थोड़ा सा वह हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि वह फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इसमें दे दिया गया है पढ़ने के लिए, तो फिर आपको हम वैसा ही आपको पढ़ाएंगे जिससे क्वेश्चन आपको नहीं छूटे, ठीक है। यानी एक एक क्वेश्चन उससे हमको कर लेना है और 4 क्वेश्चन हमको इससे कर लेना है, ठीक है। तो यही है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं कल नहीं बल्कि परसों, ठीक है। और परसों हम 7 बजे ही मिलेंगे, ठीक है। शाम में 7 बजे ही क्लास चलेगा परसों के क्लास की, ठीक है। ओके बाय।